हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो वीडियो है वो गूगल एनालिटिक्स की सीरीज़ में सेकंड वीडियो है रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडियंस की जो रिपोर्टिंग पोर्शन है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑडियंस का जो ओवरव्यू सेक्शन होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें ग्राफिकल फॉर्म में आपको ऑन द बेसिस ऑफ आवर, डे, वीक एंड मंथ, ये चारों ऑप्शंस आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिए जाते हैं कि आप आर्ली बेसिस पे भी देख सकते हो, आप वीकली बेसिस पे भी देख सकते हो, आप डे बेसिस पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो और उसको आप विद कंपैरिजन करके भी देख सकते हो कि आपको अगर सेकंड मैट्रिक्स उसके अंदर कोई यूज़ करना है तो आप उसको एज ए न्यू यूज़र उसका कंपैरिजन करना चाहते हो ओल्ड यूज़र या टोटल यूज़र्स के साथ, तो इस तरीके से आपका वो ग्राफ बन के आए। आप चाहो तो कोई और मैट्रिक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास जो भी एक यूजुअल डेटा होता है जिसके बेसिस पे आप अपनी मार्केटिंग जो स्किल्स हैं उनको एनहांस करके और अपना जो बिजनेस है उसको ग्रो कर सकते हो, वो सारे के सारे डेटा आपको ओवरव्यू सेक्शन में मिल जाते हैं। यानी यूज़र्स आपको चाहिए होते हैं, न्यू यूज़र्स चाहिए होते हैं, सेशन आपको चाहिए होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद है आपका डेमोग्राफिक्स, उसके बाद सिस्टम, मोबाइल और लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बेसिस पे आप अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट का पता लगाते हो कि किस एरिया से आपकी जो ऑडियंस थी वो थी, और कौन सी ऐसी ऑडियंस है जिसको आपको यहाँ पे रखना है या टारगेट करना है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाओगे। तो यही सारी चीज़ें हम अब इनर जो सेक्शंस हैं या सब ऑप्शंस जो हैं इनके इसमें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए ओवरव्यू को। उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एक्टिव यूज़र्स। तो एक्टिव यूज़र्स वो यूज़र्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे रूटीन बेसिस में आते हैं। यानी कि एक दिन में कितने एक्टिव यूज़र्स आपके पास आए हैं, 55। यानी कि 55 वो यूज़र्स थे जो एक्टिव हैं उस दिन के लिए। ठीक है, अब बात करी जाए कि 77 डेज़ में कितने यूज़र्स आपके पास आए थे, वो है 337। यानी कि वो 337 क्या है, आपके एक्टिव यूज़र्स हैं। तो एक्टिव यूज़र्स वो हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए, उन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट करा, वहाँ पे डेटा रीड करा या वहाँ पे फॉर्म फिल करा या नहीं करा, या आपका जो गोल कंप्लीशन था वो करा या नहीं करा, डजेंट मैटर। बट जो जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और उसने आपकी वेबसाइट को विजिट करा है वो क्या है, आपका एक्टिव यूज़र। तो एक्टिव यूज़र को आप 1 डे, 7 डे, 14 डेज और 28 डेज के रेस्पेक्ट में यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में इसका ग्राफ भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको अगर दोनों का पैरेलल ग्राफ भी चाहिए तो आप पैरेलली भी उन ग्राफ को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपका है लाइफ टाइम वैल्यू। तो लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली यूजेबल प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स जो बिजनेसेस हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने कितना अमाउंट किस सोर्स से जो है अर्न किया है, यानी कि रेवेन्यू पर यूज़र आपका आया है। बट क्योंकि हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमारे पास एज सच रेवेन्यू तो नहीं है, बट उसके अलावा जो यूज़र्स का डेटाबेस है वो पूरा का पूरा हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो मैट्रिक्स हैं वो अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो कि आपको गोल के बेसिस पे अगर देखना है तो आप गोल के बेसिस पे भी देख सकते हो। तो जैसे हमने इसमें गोल करा, तो गोल करने के बाद में हमारा क्या आ गया कि इतने इतने गोल्स जो हमारे कंप्लीट हुए हैं, और उसके हिसाब से जो गोल कंप्लीशन हमारे वो हैं 1729। ठीक है, तो ये आप मैट्रिक्स अपने हिसाब से चेंज करेंगे और जो भी चीज़ें आपको चाहिए आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद में आता है आपका कोहेरेंट एनालिसिस। कोहेरेंट एनालिसिस के बारे में हमने बात करी थी कि सेम सोर्स से सेम स्पीड से जब पैरेलली दो सोर्सेज चलते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब आपका डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 के रेस्पेक्ट में ये देखिए कि सारे के सारे जितने भी डेज हैं वो सभी पैरेलली चल रहे हैं। तो जिसमें भी वैल्यू चेंज होगी वो सारा का सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डे 3 के अंदर वैल्यू चेंज हुई है तो उसका कलर और उसके परसेंटेज को चेंज कर दिया गया है। और सेम ऐसे ही आप जब आगे तक जाओगे तो जैसे जैसे आप एंड डेट की तरफ बढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एक सिंगल डेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका होता है ऑडियंस का। तो ऑडियंस रूटीन में आपकी ज़ीरो होती है क्योंकि आपने उसको सेट नहीं करा होता, तो इसके लिए हम इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यूज़र एक्सप्लोरर पे। तो यूज़र एक्सप्लोरर पे बेसिकली जो आप समझने की कोशिश करोगे वो क्या करोगे कि जितने भी यूज़र्स आपके पास आए हैं तो एनालिटिक्स क्या करता है उनको ईजिली स्टडी करने के लिए, ताकि उसको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाती है।
यूनिक आईडी जो आइडेंटिटी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं आप, क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी में क्या होता है कि उस क्लाइंट आईडी की बेसिस पे वो यूज़र जितनी देर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, जिस जिस प्लेटफॉर्म को जिस जिस पेज को वो विजिट करेगा, जो जो फॉर्म उसने सबमिट करा है या जो जो इन्फॉर्मेशन उसने वहाँ से ली है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करके आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे शो कर देता है। ठीक है, वो किस तरीके से करेगा, वो इस तरीके से करेगा कि जो ये क्लाइंट आईडी थी, इसकी जो बिग क्वेरी क्लाइंट आईडी है वो ये है, और जिस डेट को वो आया था वो था 28 Jan 2020, और उसके आने के बाद में उसने ये सेशंस यहाँ पे पूरे के पूरे विजिट करे हैं, और उस यूज़र की पूरी हिस्ट्री, यानी कि अगर एक यूज़र बार बार भी आ रहा है तो उसको जो क्लाइंट आईडी है उसके बेसिस पे वो क्या कर लेता है, सिंक्रोनाइज करके रखता है, और पूरा का पूरा जो डेटा है वो आपको इसने यहाँ पे शो कर दिया है। तो यानी आप समझ सकते हो कि जो क्लाइंट आईडी आपको अलॉट करी जाती है उस क्लाइंट आईडी के बेसिस पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद में यूज़र एक्सप्लोरर में अगर आप बात करोगे तो यूज़र एक्सप्लोरर में सिर्फ इतना ही होता है आपका, जितने भी यूज़र्स आपके होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में मेन चीज़ें चलती हैं कि लोकेशन के बेसिस पे आपको डेटा सेग्रीगेट करना होता है, जेंडर के बेसिस पे आपको डेटा सेग्रीगेट करना होता है, इंटरेस्ट लेवल के बेसिस पे आपको डेटा सेग्रीगेट करना होता है, या बिहेवियर के बेसिस पे। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम इनकी सब कैटेगरीज में पढ़ेंगे। तो वो क्या है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको पता है कि दो ही चीज़ें होती हैं, पहला आपका जेंडर होता है, दूसरी आपका एज होता है। डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे अगर आप डेटा सेग्रीगेट करोगे तो आप सबसे पहले या तो ये देखना चाहोगे कि किस एज ग्रुप का बंदा है, या फिर आप ये देखना चाहोगे कि जो पर्सन है वो जेंडर, उसका जेंडर क्या है, यानी कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो अभी जेंडर के अंदर आपका क्या होता है कि यहाँ पे एज ग्रुप डिवाइड कर दिए जाते हैं कि 25 to 34, 18 to 24, और आपका 35 to 44। तो इस तरीके से ये 65 प्लस तक आपका डेटा जो है वो कलेक्ट करता है। तो उस डेटा के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सारे के सारे यूज़र्स कहाँ से कितने यूज़र्स आए हैं, आपको पता लग जाता है। अभी इस डेटा को देखने के बाद मुझे क्या पता लगता है, बीइंग एज एनालिस्ट, मुझे पता लगता है कि जो 4906 यूज़र्स आए हैं वो आए हैं 25 से 34 की एज ग्रुप के। तो यानी कि मेरे बिजनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा फेवरेबल एज ग्रुप है वो कौन सा है, 25 to 34। यानी कि मुझे जितने ज़्यादा ऑफर्स अगर मैं इस एज ग्रुप के लिए निकालूँ तो मेरी जो एंगेजमेंट के चांसेस हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 18 to 24 है, उसके बाद में 35 to 44 है। तो ये जैसे जैसे आप जाते जाओगे आप अपना जो एक रफ आइडिया है यहाँ से एनालिसिस के बेसिस पे वो निकाल सकते हो, और उसके हिसाब से अपने ऑडियंस जो है वो टारगेट कर सकते हैं। अब उसके बाद में कि मेरे जो बिजनेस है उसमें मेल ज़्यादा डोमिनेट करते हैं या फीमेल, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6000 पीपल्स जो है मेल आए हुए हैं, और 3000 के आसपास फीमेल, यानी कि जो रेशियो है वो अराउंड 50% का है। तो इस कंडीशन को देखने के बाद में आपको क्या समझ आता है कि जो फीमेल हैं वो कम लोन्स में इंटरेस्टेड होती हैं, और जो मेल हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि मेरा जो मेन टारगेटिंग पोर्शन होगा वो क्या होगा, मेल्स। ठीक है, तो ये तो था आपका डेमोग्राफिक्स। उसके बाद में आपका आता है इंटरेस्ट लेवल। ठीक है, तो इंटरेस्ट लेवल क्या होता है कि मुझे किस कैटेगरी के थ्रू इंटरेस्ट है, यानी कि मैं जो है ई कॉमर्स बिजनेस में डील करता हूँ, लेकिन मैं क्या है कि उसके लिए भी लोन लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेपरेट कैटेगरीज हैं जो ऑनलाइन चलती हैं, तो उन कैटेगरीज के यूज़र हैं जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, यानी कि कितने कितने यूज़र्स आपके आए हैं। तो फूड एंड डाइनिंग से कितने आए हैं, शॉपर से कितने आए हैं, और ये सारे का सारे कुकी बेसिस पे जो गूगल है वो आपके लिए तैयार करता है कि ये यूज़र इस कैटेगरी से लाई करता है। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन से लोग आपके बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसी कैटेगरी को आप अपने पेड में या फिर अपनी ऑर्गेनिक पे टारगेट कर सकते हो। अब उसके बाद होता है इन मार्केट सेगमेंट की, उन जो कैटेगरीज हैं उनको मार्केट के अंदर किन किन सेगमेंट्स के अंदर डाला जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट के अंदर डाला जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर डाला जाता है, या इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर डाला जाता है, एजुकेशन सर्विसेज के अंदर डाला जाता है। किस सर्विस के अंदर आपका जो, या किस सेगमेंट के अंदर उस पर्टिकुलर कैटेगरी को डाला जाता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ आ रहा होगा कि जितनी भी आपकी कैटेगरीज या सब कैटेगरीज होती हैं या सेगमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आप इजीली यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जब इंटरेस्ट लेवल आपका आप रीड कर लेते हैं तो आपको पता लग गया कि जो आपके यूज़र है वो एजुकेशन फील्ड से जो है वो ज़्यादा यूज़र आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके पास क्या होगा कि मेल सबसे पहले आपके पास क्या हो गया कि 18 to 34 का जो एज ग्रुप है वो,
सेकंड मेल, और थर्ड आपका जो एजुकेशन लाइन से रिलेट करता है वो बंदा। यानी कि 3 सेक्शंस आपके पास हो गए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ऑफ़र तैयार करोगे तो ऑफ़र के अंदर में आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करोगे जो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। और सेकंड आप जो जैसे फीमेल हैं या आपकी 65 प्लस हैं या 34 से 44 के जो ऑडियंस है वो आपको बेनिफिट नहीं दे पा रही है, तो आप चाहो तो उसके लिए और ज़्यादा जो एक्सपेंडेड ऑफर्स है वो निकाल सकते हो, ताकि वो लोग भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाएं। यानी कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की मार्केटिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में है जियोग्राफिकल। तो जियोग्राफिकल 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो लैंग्वेज होती है या फिर आपका लोकेशन होती है। तो जियोग्राफिकल जो है वो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे आप उसको रीड आउट करते हो। तो उसमें क्या होगा कि जो यूज़र्स आपके पास आए हैं वो ईएन यूएस यानी कि इंग्लिश यूएस से ज़्यादा आए हैं। फिर उसके बाद में ईएन जो लंदन है उससे आपके पास ज़्यादा आए हैं। उसके बाद में इंडिया है, उसके बाद में सिंपल इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इंग्लिश। तो इस तरीके से जो हिंदी इंडिया, उस तरीके से जो आपकी लैंग्वेजेज़ है वो यहाँ पे दिख जाती हैं। तो आपकी जो मोस्ट प्रेफरेबल लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी? इंग्लिश यूएस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एक जो है यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हाँ आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस को टारगेट करना है। ठीक है, अब ये इस मैप के बेसिस पे आप देख सकते हो कि कौन से कंट्री से आपके पास ज़्यादा यूज़र्स आए हैं। ठीक है, तो अभी कंट्री की अगर आप बात करोगे तो कंट्री के बेसिस पे जब आप देखोगे तो ये इस तरीके का एक ग्राफ दिखा दिया। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़र्स हैं वो आपके पास कहाँ से हैं? इंडिया से 18,000, उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स से 8,000, उसके बाद में नॉर्थ साइड फिर जर्मनी है, इस तरीके से। ठीक है, बट आपको क्या देखना है कि इंडिया के अंदर किस कंट्री से आए, किस सिटी से आए हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो ये क्या होगा कि इंडिया के अंदर किस किस सिटी से कितने कितने यूज़र्स आपके पास आए हैं वो सारे के सारे आपको क्या है देखने को मिल जाएंगे। यानी कि दिल्ली जो है वो डोमिनेट करती है। तो आप चाहो तो जो भी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है आपकी होती है वो दिल्ली के बेसिस पे आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका था जियोग्राफिकल लोकेशन को लेके। फिर उसके बाद में है आपका बिहेवियर। बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि आप न्यू यूज़र हो या रिटर्निंग यूज़र हो। ठीक है, अगर आप एक बार आ चुके हो और उसके बाद में आप दोबारा पहुँचते हो कि उस सेम प्रोडक्ट को देखने के लिए और वहाँ से आप परचेजिंग करते हो या फॉर्म फिल करते हो, तो वो आपका क्या दिखाता है? इंटरेस्ट लेवल, कि एक बार जो यूज़र आया था वो एंगेज हुआ, उसके बाद में दोबारा भी आया। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यूज़र आते हैं और रिटर्न नहीं आते। तो आपके इस बिज़नेस की इस डेटा को देख के आपको क्या लगता है? तो बीइंग एज ए एनालिस्ट आप समझ पाओगे कि 28,000 जो है वो न्यू यूज़र्स हैं या न्यू विजिटर्स हैं, और रिटर्निंग सिर्फ कितने हैं? 1766। यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिटर्निंग रेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो इससे आपको यूज़र का बिहेवियर पता लग गया कि न्यू यूज़र्स ही आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करने होते हैं, क्योंकि वहीं से आपको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका जो है काउंट ऑफ सेशंस हैं कि 28,000 लोगों ने सिर्फ आपका जो है 1 काउंट ऑफ सेशन लिया है। ठीक है, और पेज व्यूज़ भी कितने हैं? 38,701। ठीक है, इस तरीके से जैसे जैसे पेज सेशंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही जो आपके यूज़र्स हैं वो इंक्रीज होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने आ गया कि काउंट ऑफ सेशन आपका कितना है। अगर 4 है तो आपके पास यूज़र कितने हैं? सिर्फ 277। ठीक है, और इस तरीके से 201 प्लस हैं तो सेशन कितना है? सिर्फ 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप एंगेजमेंट देखते हो कि 0 से 10 सेकंड के लिए कितने यूज़र्स आपके वेबसाइट पर आए हैं, फिर 11 टू 30 कितने यूज़र्स रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी देर के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो एंगेज रहती है पर्टिकुलर उस सेशन या उस यूज़र के लिए। ठीक है, तो ये पेज डेप्थ है कि कितनी गहराई तक या कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है विजिट करते हैं यूज़र। तो रूटीन में ज़्यादातर लोग 1 पेज, फिर 2 पेज, 3, 4, 5, मैक्स 7 पेज तक जाते हैं। उसके बाद में जो डेटा है वो बिल्कुल ही लो हो जाता है यहाँ पे। उसका टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का आप देख पाओगे टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। टेक्नोलॉजी में आपकी 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ब्राउज़र, कौन से ब्राउज़र या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से आप इसको एक्सेस कर रहे हो और कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ब्राउज़र आपका जनरली क्रोम यूज़ होता है, क्योंकि विंडोज़ के प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर क्रोम लोग यूज़ करते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा डेटा है। उसके बाद में फिर सफारी है, फिर फायरफॉक्स है। तो इस तरीके से आप यहाँ से टेक्नोलॉजी का जो स्टडी है वो कर सकते हो। उसके बाद में आपका आता है नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर आपका क्या आता है कि इस पर्टिकुलर इंटरनेट कंपनी का जो नेट डेटा लोग यूज़ कर रहे थे और उनके बेसिस पर आपकी वेबसाइट में आए, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो डेटा है वो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में रिलायंस जियो है, फिर उसके बाद में वोडाफोन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से टेक्नोलॉजी को रीड आउट कर सकते हो।
अब उसके बाद में आता है डिवाइसेस कि डेस्कटॉप से आया था, मोबाइल से आया था या टैबलेट से आया था। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जब देखा कि डिवाइसेस के अंदर क्या है आपका कि कौन सी डिवाइसेस से ज़्यादा है, तो एप्पल आईफोन से लोग सबसे ज़्यादा आपके पास एंगेज हुए हैं यहाँ पे। बाकी उसके अलावा जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो आपको जो है अदर डिवाइसेस के बारे में भी यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आपका है क्रॉस डिवाइस। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि आपका एक ही ईमेल आईडी आप यूज़ करते हो अपने मोबाइल और लैपटॉप के अंदर। तो यूज़र क्या करता है कि मोबाइल से हमारी वेबसाइट के ऊपर आया और उसके बाद में डेस्कटॉप से वो फॉर्म फिल करता है। तो यानी कि वो क्या कर रहा है कि 2 डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है। तो उस चीज़ को रीड आउट करने के लिए गूगल ने क्या करा है कि क्रॉस डिवाइस एक सेक्शन शुरू करा है, जिसमें वो इन दोनों चीज़ों का जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाएगा कि कौन सी डिवाइस से बंदा आया और कहाँ पे जाके कन्वर्ट हुआ। यानी कि आप उसको अब नया नया यूज़र, पहले हम क्या करते थे उन दोनों को न्यू यूज़र मानते थे कि वो अगर मोबाइल से आ रहा है और फिर डेस्कटॉप से कन्वर्ट हो रहा है तो वो अलग अलग यूज़र हैं दोनों। लेकिन अभी क्या होगा कि गूगल स्मार्टली उस चीज़ को देखेगा कि उस वो यूज़र कहाँ से आया है और कहाँ से जाके उसने परचेज़ करी, दोनों को मर्ज करके वो आपको सिंगल यूज़र वहाँ पे शो करेगा। यानी कि जो आपका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होता था कि लोग डबल डिवाइसेस यूज़ करके आपका मीन्स आपको डाइवर्ट कर देते थे, वो अभी नहीं हो पाएगा। तो ये बीटा वर्ज़न में है, तो धीरे-धीरे चीज़ें जब इस पे कलेक्ट होंगी तब उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कस्टम वेरिएबल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो कस्टम वेरिएबल्स अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ है जो यहाँ पे हमें नहीं मिली है वो रीड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे कस्टम वेरिएबल्स जो है क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि हमने अभी कोई कस्टम यूआरएल या कस्टम वेरिएबल नहीं करना है तो हम इसको यहाँ पे यहीं पे स्किप कर देंगे। उसके बाद बेंचमार्किंग होती है। बेंचमार्किंग किसी भी चीज़ की आइडियल कंडीशन होती है। ठीक है, तो बेंचमार्किंग के अंदर आपके क्या होते हैं चैनल्स, और उसके बाद में आपकी लोकेशन होती है और आपके डिवाइसेस होती हैं। तो बेंचमार्किंग के अंदर क्या देखा जाता है कि जो टारगेट आपके थे उस टारगेट के बेसिस पे वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इजीली देख सकते हो। तो ये बेंचमार्किंग का जो डेटा है ये आपके सामने है कि कितनी जगह पे हमने इंक्रीज करा है, कितनी जगह पे हमने जो है लूज़ करा है। तो आपको कुछ शेयर मार्केटिंग जैसा डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे इसने इस तरीके से ये पूरा मेंशन कर दिया है कितना परसेंट आपका इंक्रीज़ हुआ है और कितना परसेंट आपका डिक्रीज़ हुआ है। तो बेंचमार्किंग के अंदर आप इन चीज़ों के ये जो डेटा है वो देख सकते हो, और ये अब आप देख पा रहे हो कि किसके रेस्पेक्ट में ये है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेशंस जो हैं उसको बेंचमार्क सेशंस की रेस्पेक्ट में इसने स्टडी करके और ये डेटा हमें दिया है। ठीक है, ठीक है, ये डिवाइसेस के बेसिस में हम लोग पढ़ रहे थे मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट में क्या-क्या चीज़ें चेंज हुई है। वो सेम आपकी दोनों चीज़ें रहेंगी, सेशन और बेंचमार्किंग सेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, इसमें लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है यूज़र फ्लो, कि आपका यूज़र फ्लो क्या है। तो यूज़र फ्लो के लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके पास यूज़र्स आए हैं वो किस कंट्री से आए हैं उसके मतलब एक चीज़ आप बेस मानो, ऑल यूज़र्स के लिए बेस क्या मान लिया आपने, कंट्री। कितने किस कंट्री से लोग आए हैं उन सबको अलग से डाटा कलेक्ट करके और किस किस पेज पे वो गए हैं उनके रेस्पेक्ट में उस ग्राफ को आप मेंटेन करोगे। यानी कि अगर आपको हाईलाइट करना है कि यूनाइटेड स्टेट्स से कितने लोग आए हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पर सिंपल क्लिक करोगे और हाईलाइट डाटा करोगे तो ये आपको दिखा देगा कि किस किस पेज के थ्रू यूज़र्स ने आपके पास एंट्री करी है और एग्जिट आपके पास उसने करा है और कहाँ पे वो लोग ड्रॉप हुए हैं। तो आप इजीली ये चीज़ें रीड आउट कर सकते हो और किसके रेस्पेक्ट में आप इसको रीड कर सकते हो। सारे के सारे पैरामीटर्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी जो है पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इस चीज़ को रीड आउट कर सकते हो यूज़र फ्लो को। ठीक है, तो ऑडियंस के अंदर आपका सिर्फ इतना ही होता है। बाकी इसके आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन और बिहेवियर है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।